नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं की फौज उतार दी है। हम लगातार बता चुके हैं कि एक के बाद एक केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ के दौरे कर बीजेपी की चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी का रायपुर दौरा है। वहीं उससे पहले बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री माफ कीजिएगा चर्चा है। बीजेपी यहां पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे को लेकर उत्साहित है। वहीं कांग्रेस ने इन दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्रीय नेताओं का दौरा बता रहा है कि उन्हें प्रदेश बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। बहरहाल पीएम मोदी और केंद्रीय नेताओं के दौरे पर चुनाव में क्या असर पड़ेगा यह तो बाद में पता चलेगा बीजेपी के। लेकिन इस दौरे को लेकर जो महत्वपूर्ण बात वो है ये कि कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अब खुद अमित शाह अपने कांधों पर ले लेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं रात को नहीं रुकने वाले अमित शाह पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति बनाने के लिए रात को रुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह आने से पहले लगातार केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर यहां के माहौल को समझ चुके हैं, फीडबैक ले चुके हैं और अब वो पहुंचकर फाइनल रणनीति का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए? मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं, वहां भी दौरे हो रहे हैं, लेकिन वहां इस तरह रात रुककर रणनीतियां नहीं बनाई जा रही। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है खास, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव क्या कह रहे हैं और उस पर लेकर बीजेपी के इस पूरी कवायद को लेकर सीएम बघेल ने क्या बयान दिया, दोनों बयान सुनिए। अमित शाह जी के कार्यक्रम जब अधिकृत रूप से आ जाएगा निश्चित रूप से आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 7 जुलाई को रायपुर आगमन हो रहा है। साइंस कॉलेज के मैदान में शासकीय कार्यक्रम भी होंगे। और मुझे क्या पता भाई कि वो संगठन के नाम से आ रहा है कि सरकारी दौरा है, वो हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है जो मीडिया के माध्यम से पता चलता था ऐसा संगठन के लिए है। तो इसका मतलब अमित शाह जी संगठन में के लिए 2 दिन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। कवासी लखमा क्या कह रहे हैं अमित शाह के दौरे को लेकर, पीएम के संभावित दौरे को लेकर, सुनिए। सड़क का वो कर्नाटक में भी थे, वहाँ बजरंगबली को बोले जय बजरंगबली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहाँ से रहेंगे। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है हमारे, ये आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल, बीजेपी के चाणक्य के भरोसे छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी रात शाह के साथ बनेगी जीत की रणनीति। कांग्रेस के मजबूत गढ़ में सेंध लगेगी, शाह के आने से प्रदेश बीजेपी को कितनी मदद मिलेगी। बघेल का बीजेपी पर वार, ईडी सीबीआई का डर और तोड़फोड़ इनका हथियार। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में अमित शाह की एंट्री क्या कांग्रेस के लिए है खतरे की घंटी? यह सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर अमित शाह कहीं पर ध्यान दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर मामला गंभीर हो जाता है। आइए, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय साहू जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, अमित शाह जी का जो इंपॉर्टेंस है देश की राजनीति में और बीजेपी में तो आप जानते ही हैं, नंबर 2 उन्हें कहा जाता है। और खासतौर से संगठन की जब बात आती है, सत्ता में आने के लिए कवायद जो करनी होती है, चुनावी रणनीति, उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं। अगर वो यहां पर आकर के बीजेपी के लिए समय दे रहे हैं, और जैसा कि अगर मैं कांग्रेस की बात पर यकीन करूं कि कांग्रेस यहां से जीत रही, तो वो अपनी इमेज अगर यहां पर आकर दांव पर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो उनके पास आधार होगा। इसको लेकर चिंता हो रही है क्या कांग्रेस को? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी चिंतित नहीं होती, वो अपना काम निरंतर करते रहती है। चिंता में तो भारतीय जनता पार्टी है, तभी
आपने बताया कि कहीं रात नहीं रुकने वाले अमित शाह एक रात छत्तीसगढ़ में रुक रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा हो रहा है और वो जाकर के फीडबैक बता रहे हैं। इससे पहले भी मीडिया के माध्यम से हमारे पास खबरें आती रही है कि इनकी अंदर खाने की जब बैठकें होती हैं तो उस पर बात होती है कि भूपेश बघेल के चेहरे के सामने, भूपेश बघेल के कद के सामने, भूपेश बघेल की नीतियों के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों के साथ जो एक भरोसे का संबंध बनाया है, जो एक आत्मीय संबंध बनाया है, जो एक परिवार का रिश्ता बनाया है, जिस तरीके से युवा उन्हें कका बोल के बुलाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये समझ चुका है कि हम जो स्थानीय नेतृत्व है, हमारा राज्य का जो नेतृत्व है, उनके भरोसे अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो हम दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आते हैं और भाजपा कहती है कि 9 साल की उपलब्धियां बताने आए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी केंद्रीय मंत्री ने क्या ये बताया कि 9 वर्ष में हमारी सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। यही वो छत्तीसगढ़ की धरती है जहां 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे वोट दीजिए और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। बेरोजगारों को के लिए कहा था 2 करोड़ नौकरियों के रास्ते खोलूंगा। डॉलर के लिए कहा था कि डॉलर के भाव कम हो जाएंगे। इन विषय पर कोई बात नहीं करता। 9 वर्ष की उपलब्धि की बात करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सारे सांसद जो है वो एक एक गांव को आदर्श ग्राम बना लें। तो आज क्या वो सारे गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं और वो लोग अपने पैरों पे चलने लगे हैं? तो क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, लोग वहां पर त्राही त्राही कर रहे हैं, केंद्र सरकार वहां पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है और वहां पर लोगों को जलने के लिए छोड़ दिया जाता क्योंकि वहां पर अभी चुनाव नहीं है। अभिलाष जी, अगर अभी वहां पर चुनाव होने होते तो वहां पर भी दौरे होते। तो छत्तीसगढ़ की जनता इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख रही है और समझ रही है। उसे पता है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो उसके हित की बात करती है, वो उसके हित के लिए सोचती है। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्रियों को ये एक बात बतानी चाहिए अभिलाष जी कि हमने 9 वर्षों में ये योजनाएं बनाई और इतने सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को हमारी योजनाओं से लाभ हुआ। ठीक है। और राजीव जी देखिए, एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि आपके केंद्रीय संगठन के लोग इतना समय दे रहे हैं, आपको उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को यह बोलने का मौका भी मिल जाता है कि स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया है। अब अमित शाह अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत हाई प्रायोरिटी पर आप इस पूरे चुनाव को ले रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ था, उससे पहले हिमाचल में क्या हुआ था, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी देखिए, चुनाव तो एक त्यौहार है, लोकतंत्र का त्यौहार है और त्यौहार जब होता है तो तमाम लोग आते हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं तो सबसे पहले वो केंद्रीय नेतृत्व के पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, वो जो इकाई है, केंद्रीय इकाई है, प्रदेश इकाई है, नगर की इकाई है और मंडल की इकाई है, तो सारे इकाई मिलकर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में अगर नेता नहीं आया तो प्रश्न पूछा जाता है केंद्रीय नेताओं का भरोसा टूट गया क्या, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अभिलाष जी, ये चुनाव की रणनीति की वेला है, सब कोई आएंगे। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी जी नहीं आया करते थे? क्या सोनिया जी नहीं आती थी? क्या कांग्रेस के तमाम जो नेता हुआ करते थे वो नहीं आते थे? अरे भाई, सब आएंगे। ये हमारे परिवार है भारतीय जनता पार्टी की। और जब चुनाव महासंग्राम है, सारे महारथी आएंगे। अभी आपके शो में आने के पहले मैं 4 जगह उनकी सभा के पहले बैठक लेके आ रहा हूं। तो ये तो हमारा काम है, हमको सफल बनाना है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मेरे मित्र अजय जी ने कहा कि 9 साल में क्या हुआ, तो 9 साल में आपके दर्शकों को पता रहना चाहिए कि वेनेजुएला की क्या स्थिति है, फ्रांस की क्या स्थिति है, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटेन की क्या स्थिति है कि वो भी, उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है। जिसको हम कहते हैं यूएसए, जो संसार की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति, उसकी क्या स्थिति है। उसके बावजूद भी, कोरोना काल के 2 वर्ष के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एनडीए की सरकार ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत खड़ा किया। लोगों को ना वैक्सीन की कमी होने दी, ना अनाज की कमी होने दी। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, भय और भूख की सरकार चल रही है। 4.5 वर्षों में जिन किसान बंधुओं ने, माताओं ने सोचा था कि हम अच्छी सरकार को हम चुन रहे हैं,
उनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। यहाँ पे शराब के नदी नाले बह रहे हैं, यहाँ पर अपराधी इतने हावी हो गए हैं कि वो उनके ऊपर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यहाँ पर रेडी टू ईट मैंने बच्चों के भोजन के ऊपर डाका डाला गया है, तो यहाँ पर कोयले और लोहे की भ्रष्टाचारी हुई है, रेत की भ्रष्टाचारी हुई, शराब के राजस्व के ऊपर डाका डल गया। तो ये लोगों को दिख रहा है कि 9 साल का शानदार, जिस केंद्र सरकार ने शानदार उपलब्धि से इस देश को, राष्ट्र को सबल और मजबूत बनाया, और इस प्रदेश की क्या गति हो गई, ये प्रदेश वापस 20 साल पीछे चला गया है। तो दोनों स्थितियों को देखते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, राज्य के साथ समन्वय के साथ हम इस चुनावी वैतरणी को पार करेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। तिवारी जी, मुझे बताइए, सियासत के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरह, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मैं दर्शकों को बता दूं, लेकिन कहा जा रहा है कि खुद अमित शाह अब पूरे इस चुनाव कैंपेन को लीड करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से। अमित शाह विपरीत परिस्थितियों में काम करने के आदी हैं और बेहतर वातावरण बनाने के, तो जिस तरह से यहाँ फीडबैक गया होगा उसके बाद ये अमित शाह और उनकी टीम इस तरह से काम कर रही होगी, ऐसा लग रहा है। एक तरफ अभी विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है और अभी भी 9 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं, तो केंद्र सरकार के मुद्दे हावी रहेंगे या राज्य सरकार के मुद्दे रहेंगे। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोगों की समस्याएं, लोकल लीडरशिप, लोकल समस्याएं, उनके चेहरे, उनकी रणनीतियां, वो ज़्यादा प्रभावकारी रहती है बनिस्बत केंद्र के। केंद्र में लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो केंद्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। यहाँ पर जैसा आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में भी पिछले बार कांग्रेस को दिया जनता ने और लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक तरफा दिया। तो अलग अलग मुद्दे, प्रभावी नेता, वहां पर की समस्याएं, वहां की लोगों की समस्याएं कब सुनेंगे? ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो लोग हैं, उपजाऊ भूमि है, खनिज संपदा से भरा हुआ है, बेहतर संभावना वाला राज्य है। इस राज्य में अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों पार्टी की विचारधारा अलग है, दोनों के एजेंडे अलग हैं, और सत्ता संघर्ष अगर चलता रहा तो यहाँ विकास की गति रुकेगी। तो बड़े उदारता मन से केंद्र सरकार को भी यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं देनी चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करनी चाहिए, और आते हैं तो कुछ गठरी में छत्तीसगढ़ के लिए लेते हुए जाएं। राजनीति के अलावा भी उसी तरह से छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनको भी केंद्रीय नेतृत्व से राजनीति मैदान में जाएं, तो राजनीतिक बात करें, पर यहाँ पर की जो लोकल समस्या है वहां पर लोकल जो केंद्र सहायता कर सकती है उसके लिए विनम्रता पूर्ण अनुरोध करें, सहजता से मिले, उनसे बातें करें। तो एक राजनीति अपनी अलग जगह है, सत्ता सबको चाहिए, मगर आम जनता की जो अनदेखी ना हो, उनकी समस्याओं को हल कैसे हो सकता है, इसके बीच में ये भी सोचें कि कैसे हम राजनीति में करते करते जो एक तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है वो किस तरह से विकास कर सकता है। यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं जो इस धान के कटोरे में, जो जैसे एथेनॉल की जो मंजूरी मिल जाए तो यहाँ पर बड़ी समस्या हल हो सकती है कि धान का उत्पादन बेहतर होता है, और किसानों को ज्यादा पैसा मिल पा जाएगा क्योंकि उत्पादन होने से। तो ऐसी कई चीजें हैं सर सियासत में, लेकिन इस वक्त समस्या पर बात कौन करेगा? या तो पूरी तिकलम जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में और पार्टी को क्या निर्णय लेती है तो आने वाला कल बताएगा। ठीक है, उसके पहले जो मुद्दे हो वो प्रभावी मुद्दे हो तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सर, मैं आता हूं अजय साहू जी। देखिए, अमित शाह जी बहुत ही आक्रामक तेवर के नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सत्ता कहीं और थी लेकिन बन गई किसी और की, सत्ता कहीं और थी, दल टूट गए, पहले एक गठबंधन बना, उसे वो बिखर गया और बीजेपी की सरकार, बीजेपी समर्थित सरकारें बन रही हैं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी अगर यहां आएंगे तो ये आशंकाएं और बढ़ जाएंगी कि यहां भी इस तरह का कुछ हो सकता है? ऐसा कोई अंदेशा आपको है? देखिए अभिलाष जी, अमित शाह जी को चाणक्य क्यों कहा जाता है मेरे समझ में नहीं आती ये बात। अमित शाह जी करते क्या है? अमित शाह जी निर्वाचित सरकार के लोगों को
डरा करके, धमका करके, ब्लैकमेल करके अपने 3 जमाई ईडी, सीबीआई और आईटी, इन तीनों का डर दिखा करके पहले फैब्रिकेटेड मामले बनवाते हैं, फिर उसके बाद दबाव की राजनीति करते हैं और उनको ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी को या तो समर्थन दिलवाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में उस व्यक्ति को शामिल होना पड़ता है। और यही चीज महाराष्ट्र में हुई है। जिन नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही थी वो नेता अब आज सरकार के हिस्सा हैं, जिनको जेल जाना चाहिए था, ऐसा ये पहले कहा करते थे, उनके ऊपर आरोप इन्होंने लगाया था, लेकिन आज ये उनकी सरकार में वो लोग उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद से नवाजे जा रहे हैं। यही इसी तरीके की चीजें पश्चिम बंगाल में हुई, इसी तरीके की चीजें बहुत सारे राज्यों में हुई, आपने उनका जिक्र भी किया है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? ऑपरेशन लोटस में नाम जुड़ जाना क्या अमित शाह जी के लिए फक्र की बात है? चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र करना क्या ये कहां तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी जब सीधी लड़ाई कहीं नहीं लड़ पाती है तो इन तीनों जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके, उनके नाम से लोगों को डरा करके, झूठे माहौल बना करके, अभी आपने कहा माहौल बनाने में महारत हासिल है, तो झूठे माहौल बना करके फिर इस तरीके की जो कमजोर लोग होते हैं, जो डरने वाले लोग होते हैं, वो लोग झुक जाते हैं, उनके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, गोरों से नहीं डरी, तो इन कमीशन खोरों से डरने की बात ही नहीं है। इससे पहले भी अमित शाह आए थे, उन्होंने नारा दिया था अब की बार 65 पार, वो तो हमारे लिए शुभांकर है, हमारी 68 सीटें आई। भाजपा आज की अगर स्थिति में चुनाव हो जाए तो मैं कहता हूं दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। ये अपने अंतर विरोध में इतनी उलझी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को 4.5 पौने 5 साल में मिला है, ये बताता है कि जो भरोसे का रिश्ता कांग्रेस पार्टी का और छत्तीसगढ़ की जनता का बना हुआ है, इसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। ठीक है चक्रवर्ती साहब, मुझे ये बताइए, कांग्रेस हमेशा कहती रही कि हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे। पड़ोस के मध्य प्रदेश में क्या हुआ? टूटे तो टूटे, सरकार भी हाथ से छूटी। अब यहां कह रहे हैं क्या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी असंतोष है? और क्या बीजेपी को, अगर बीजेपी में कोई आने का मन करेगा, बनाता है, तो बीजेपी के दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे क्या? देखिए, लोकतंत्र है, आना जाना चलता है। अब टीएस बाबा जी बहुत खटखटाए तो उनको 2.5 महीने की जो है प्रतिनियुक्ति दे दी गई। उन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री का मांगा था, 2.5 महीने का उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर जिस प्रकार जनता को ठगा गया, उनको ठग दिया गया। अभिलाष जी, अभी सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा, मेरे मित्र चीख कर कह रहे थे लोकतंत्र का क्या हुआ चुनी हुई सरकारों को, तो उनको याद रखना चाहिए कि ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 100 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, झूठ बोलकर बर्खास्त किया, और आज इनको लोकतंत्र की याद आती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया बहुमत रहते हुए भी, लेकिन कांग्रेस का पाप का खड़ा है। अरे तो आपने क्यों बर्खास्त किया? आपने मुंबई की सरकार को बर्खास्त किया, आपने लगातार सरकार को बर्खास्त किया, लोग कर रहे हैं बात करते हैं। पूरी भाजपा और केंद्र सरकार आपकी पार्टियां में लगी हुई है, आपके पार्टी में अंतर विरोध है, आपके लोग खुद संपर्क करके अपनी सरकार को भंग कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं और नए सरकार का उदय कर रहे हैं। उसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है। आपने जो पाप किया लगातार लोकतंत्र में पिछले 65 वर्षों में, बोमई की सरकार को गिरा दिए, सिप्ते रिजवी के द्वारा झारखंड की सरकार को गिरा दिए, लगातार सरकारों को गिराने का आपने काम किया। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे, लेकिन ये चुनाव की समर की बेला है। चरणदास महंत जी कहते हैं कि मुझे राज्यसभा जाना है, मेरे साथ धोखा हुआ है। टीएस बाबा जी को अभी रोज होकर पकड़े हैं, डेपुटेशन में 2.5 महीने के लिए उनको दे दी गई है। तो ये गुस्सा कहां जाएगा? अगर कहीं कोई नाराज है तो उनके लिए मंच उपलब्ध है, लोकतंत्र की वेला है। बड़े बड़े लोग जो आरपी सिंह आए थे वो आते हैं, आरपी सिंह आ गए, कालिता साहब थे वो आ गए। आपके समय जो पिछले लोग थे, अरे वही ईडी है, अरे यही वही ईडी है जो आपके चोरों को पकड़ा था, कोयला चोरों को पकड़ा था ईडी ने, आपकी सरकार की ईडी थी। आपके कोल घोटाले को पकड़ा आपकी ईडी थी, जो कॉमनवेल्थ घोटाले को पकड़ा डी राजा कौन थे, कनिमोजी कौन थी, अनुवांशिक और संगठन की तरह जितने भी लोग हैं, आप तो देखिए ईडी, सीडी और सीबीआई, आईटी, ईडी ने कार्रवाई की है। अभी आपने जो जनता का घोटाला किया या उन्हें अभयदान दे दिया गया, कोयला घोटाला, लोहा घोटाला किया, सीमेंट घोटाला किया, उनके आरोपी जेल में, बहुत सारे मंत्री थे, ईडी के बैठे रहे। आप लोग राजस्व का घोटाला करेंगे, शराब का घोटाला करेंगे, ठीक है तो ईडी चुपचाप बैठे नहीं रहेगी। वो ठंडे भैया, ये केंद्रीय राजस्व
सतर्कता की बात है। अगर राजस्व की डकैती होगी तो ईडी निश्चित रूप से अंदर करेगी। अगर आप घोटाला और घपला करेंगे, जनता का पैसा को लुटिया डुबाएंगे, अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई होगी ठीक है कि सर, नहीं ठीक होगी? है। आप ये बताइए, ठीक है। अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई होगी? ठीक है, एक मिनट सर। ईडी ने पकड़ा। ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं सर वो चल रही हैं, लेकिन आने वाला भविष्य छत्तीसगढ़ का क्या है? रामावतार तिवारी जी, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा सर आपसे, और बिल्कुल खुलकर पूछूंगा, इसमें कोई लाग लपेट नहीं करूंगा। सवाल मेरा यह है कि क्या बीजेपी यहां पर जोड़ तोड़ की संभावनाओं को तलाश सकती है? क्योंकि कठिन डगर मानी जा रही है, और अमित शाह जी का इंटरेस्ट और केंद्रीय नेताओं का आना यह बताने के लिए काफी है कि बहुत डेस्परेट है। और क्या उस डेस्परेशन की एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में छत्तीसगढ़ एक है, और बहुत खुल के मैं बीजेपी की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को थोड़ा संयमित करके पूछ लूं, लेकिन उनका मंतव्य जो होता है कि यहां से फंडिंग होती है, पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस की। तो अगर छत्तीसगढ़ को कब्जे में ले लिया जाता है बीजेपी के लिए, तो पूरे देश में राहत की बात होगी। क्या इसलिए यहां पर हर तरह के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो सकता है? यह आशंका है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर साम दंड भेद का पूरा उपयोग होगा, पैसे के संसाधनों का उपयोग होगा, तमाम तरीके के यहाँ पर दांव पे छत्तीसगढ़ में खेले जाने की संभावना है। दोनों पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती का विषय है, परंतु छत्तीसगढ़िया यहाँ पर सीधा साधा सरल आदमी होता है। यहाँ पर अगर सुचिता की राजनीति हो, वो नारेबाजी में ना दिखे। नारेबाजी में सुचिता की बात, सज्जनता की बात, स्वच्छता की बात होती है, वो ना दिखे। मैदान में कमर के नीचे जो वार जो तेज होने वाले हैं, जिसकी रणनीतियां लंबे समय से बन रही है, कहीं ना कहीं वो इंदिरा बैंक के घोटाले को लेकर उजागर करने की तैयारी में है, ये ईडी को लेकर उजागर। तो एक दूसरे के दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से कसने की तैयारी में है। घोटाले को उजागर करने का, दल पैसे का, और राजनीति में जो जिस तरह से गिर रहा है वो ना गिरे, और एक लोकतंत्र में स्वच्छता से राजनीति हो। भाई जनता जिसको चाहती है उसको वोट दे दे, वो सत्ता में आए और निष्पक्ष चुनाव हो जाए, अच्छी स्वस्थ परंपरा से चुनाव हो या लठेतीपूर्ण चुनाव हो, किस तरह का चुनाव कौन चाहता है, या और चुनाव में जीत कैसे, जो गुंडे बदमाश जिस तरह से इलाके में कब्जे के लेकर लड़ाई लड़ते हैं, वैसी लड़ाई अगर लोकतंत्र में अपने सत्ता प्राप्ति के लिए होने लगे तो ये गलत संदेश जाएगा और अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। अगर जो भी करना चाह रहा हो, चाहे वो पर्दे के पीछे से हो या सामने से हो, तो ये जनता के लिए और राजनीति के लिए, स्वच्छता के लिए एक तरह से गिरावट होगा। उसके बजाय जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़े, जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़े, और जनता के हितों की बात ज्यादा सोचे, ज्यादा करे, तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो लोकतंत्र देखने के लिए है, पीछे से चुनाव आचार संहिता के लिए जितना पैसा लगता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी में है। ठीक है, प्रशासन की दुरुपयोग की तैयारी है, दल बदल की तैयारी में है, प्रलोभन की तैयारियों में है, केंद्रीय एजेंसी या राज्य की एजेंसी के डर का एक प्रलोभन चलने लगा। तो इस तरह की अगर राजनीति होने लगी चुनाव में, तो ये गलत संदेश जाएगा। ठीक है, तो जो जनता के लिए काम किया है, जो 4.5 साल में अच्छा काम किया है, जनता उसको वोट देगी। जनता जागरूक है, छत्तीसगढ़ की जनता। उसी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट दिया, विधानसभा में, लोकसभा में ऐसे 4 महीने के भीतर तो ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ, और दोनों अलग अलग मतदान हुए और दोनों भारी अंतरों से जीते। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जनता जागरूक नहीं है। नहीं, जनता छत्तीसगढ़ की जनता तो करना चाहते हैं। ना बिल्कुल, रामावतार तिवारी जी को देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता की जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है। आज ही वरिष्ठ पत्रकारों के साथ दिल्ली में चर्चा करते वक्त किसी ने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ की जनता की समझदारी का, वोटर का, कि 10-11 महीने पहले 90 में से 72 सीटें देकर जो लोग कांग्रेस को लेकर आते हैं थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें बीजेपी को सांसद के तौर पर देकर मोदी पर मोहर लगा देते हैं।
ये पॉलिटिकली अवेयरनेस जो है ये छत्तीसगढ़ की जनता के पास है और छत्तीसगढ़ की जनता ये भी समझ रही है कि छत्तीसगढ़ इतना क्यों खास है। छत्तीसगढ़ का देश का सबसे मजबूत गढ़ इस वक्त कांग्रेस में कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, जहां पर फुल मेजोरिटी के साथ जबरदस्त आराम से सरकार चल रही है। और बीजेपी को भी पता है कि छत्तीसगढ़ भले ही कहने को छोटा राज्य है, लेकिन जो कांग्रेस की मजबूत जड़ें यहां पर जमी हुई हैं उन्हें उखाड़ना जरूरी है। अब जनता बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस के, वक्त बताएगा, लेकिन यह तय है कि छत्तीसगढ़ अहम रोल निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहू जी, राजीव चक्रवर्ती जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।